आगे बढ़ाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में हम तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिश्ता पता करना, रिलेशन है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर से देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आज ठीक है, एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass small m and speed small v can be related as। तो फर्स्ट ऑप्शन mv, सेकेंड ऑप्शन mv स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन k करके डालना पड़ेगा आगे, k टाइम्स ऑफ m स्क्वायर v, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ these, इनमें से एक भी, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसा तरीका, कैसा है इसको, ये आसान वाला ले लिया अभी मैंने। तो कैसे पता लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी का पावर क्या होगा, असल में हमको ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चीजों को, मास को और वेलोसिटी। मान लो कि मास का पावर x है और वेलोसिटी का पावर y। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन डालो, m1L2 T-2, मास का डायमेंशन डालो m1, उसका पावर क्या है x, वेलोसिटी का पावर डायमेंशन डालो L1 T-1, उसका पावर क्या है y। m1 L2 T-2 अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो गौर से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो m का पावर क्या हो जाएगा बेटा x, अंदर मल्टीप्लाई करो, l का पावर क्या हो जाएगा y, t का पावर -1। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m1L2 T-2, m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -1। अब देखो क्या करेंगे, यहां बेस क्या है m, उसका पावर क्या है x, यहां बेस क्या है m, उसका पावर क्या है 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो x का वैल्यू 1 के बराबर है। यहां बेस क्या है l, उसका पावर क्या है y, यहां बेस क्या है l, इसका पावर क्या है 2। तो भैया आप बोलेंगे कि y 2 के बराबर है, समझिए। अब ये वैल्यूज यहां डाल दो, मैं यहां लिखूंगा देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x यानी कि 1 और v का पावर y यानी कि 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट का k mv स्क्वायर। असल में आगे जाके मैं लिमिटेशंस में आपको लिखाऊंगा कि इसकी एक लिमिटेशन ये है, कमी ये है डायमेंशन की, कि डायमेंशन ये पता नहीं लगा पाता कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट क्या आएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अपने को मालूम है हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता, तो हाफ है 1/3 है 1/4 है, क्या होगा इसका पता नहीं लगा पाता। तो इसीलिए हमको सिर्फ k लिखकर काम चलाना पड़ता है। एक बात समझ में, तो ये समझ में आया मेथड क्या है। आप पहले ये लिस्ट बनाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा पावर्स देंगे, है ना, जैसा कि x y, फिर सबको डायमेंशन लिखेंगे सबका, काइनेटिक एनर्जी का, मास का, वेलोसिटी का, x को अंदर y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS और LHS को इक्वेट करके x और y की वैल्यू अपन निकालेंगे। इसमें 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल वाला था। इस साल पहली बार हुआ जिसमें 4 वेरिएबल वाला आया, है ना। आज जबरदस्त क्वेश्चन था इस साल का, मैं कराऊंगा लास्ट में इसको।
है ना, मगर अभी फिलहाल ये देखो, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं, जब तक कि तुम ये कॉपी करो। देखो अब ये देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी v ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू g raised by h raised by b, where g is acceleration due to gravity, h is height from which the ball is dropped, find the value of a and b। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको। इस न्यूमेरिकल में ये दिया गया है साफ तौर पे कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g का पावर a h का पावर b को, और आपसे कहा है कि a और b का वैल्यू पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान। इसके लिए सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए इन तीनों के डायमेंशंस, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी का डायमेंशन, आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, आपको मालूम होना चाहिए हाइट का डायमेंशन। और बहुत ही पांचट है। वेलोसिटी का क्या है? L1t -1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है? L1t -2 पावर a। h का डायमेंशन क्या है? L1 पावर b, है ना। ओके, अब आगे क्या करेंगे? ये a को अंदर मल्टीप्लाई करो, l का पावर a, t का पावर -2 a, l का पावर b, तो L1t -2 इज इक्वल्स टू l का पावर, देखो हाँ यहां देखो कैसा है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिस सेम है इनके, तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो L का पावर क्या बनेगा? a प्लस बी, और t बेचारा अकेला है, -2 है ना। अब आगे क्या? L का इधर का पावर और L का इधर का पावर इक्वेट करेंगे अपन लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, -2 a इज इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू 1, है ना, कि -2 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 डालेंगे आप इस इक्वेशन में, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1। नहीं गलत आ रहा है बॉस, ये कुछ तो करो। सही तो है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये दिया हुआ है ना, L1t -1, L1t -2, H1 L1 1 माइनस, अरे ये -2 कब बना? -1 था, यहां गड़बड़ हुई हो, तो -1 होना चाहिए यहाँ पे, -1, तो फिर ये हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा, 1/2 प्लस b, b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, b इक्वल्स टू प्लस 1/2। आया समझ? चलो करो कॉपी। अब एक और क्वेश्चन है ऐसे, देखो, a particle of mass small m moving in a circle of radius small r with uniform speed small v, the force acting on the particle is proportional to m का पावर a, v का पावर b
आर का पावर सी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की वैल्यूज का पता लगाइए। अरे बहुत आसान, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी। कितना आसान देखो, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम का पावर ए, बी का पावर बी, आर का पावर सी, है ना। फोर्स जो है इन तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, m1 L1 T -2 लिख सकता हूं। आया ना, ये समझ में आ गया ना। आपको फॉर्मूले में खुद बोल रहा कि ये तीन चीजें आने वाली है ना। उनका पावर उसने खुद ही बनाकर दे दिया एबीसी। कभी कभार अपने खुद लिखना पड़ता है, जैसे अपन शुरुआत में लिखे थे, मैंने खुद से लिखा था एक्स वाई जेड, मगर इसने खुद से बोल दिया एबीसी। अब आगे क्या, आपको फोर्स का डायमेंशन डालना है, मास का डायमेंशन डालना है, वेलोसिटी का डायमेंशन डालना है, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, उसका डायमेंशन डालना है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m1, इसका पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1 T -1, इसका पावर b। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, L1, इसका पावर c। तो आगे क्या फिर देखो बेटा, m1 L1 T -2, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, m का पावर a, L का पावर b, T का पावर -b, L का पावर c। अब मल्टीप्लाई करो तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर डालो, m का पावर a, L का पावर b प्लस c और t का पावर -b। यहां m का पावर a है, यहां m का पावर क्या है, 1, तो a की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 1। ये b की t का पावर क्या है, -b, यहां t का पावर क्या है, -2, तो -b किसके बराबर बेटा, -2, तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। और c की वैल्यू देखो आप कैसे निकालेंगे, l का पावर क्या है, b प्लस c, और l का पावर क्या है, 1, तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू डालो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 -2 यानी कि -1। तो ये सबकी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, अच्छा बस वैल्यूज ही निकालना था ना अपने को, बस फिर आगे आपके पास वैल्यू c का -1 हो गया, ठीक है। चलो अब इस साल के नीट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके सामने है नीट का एक छोटा सा क्वेश्चन, नीट 2025 का छोटा सा क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, बहुत घुमा हुआ है भाई। देखो तुम समझो इस साल गड़बड़ क्या हुई, ये बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे आए, बच्चों को पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लग गया। हालांकि इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं छुपा हुआ, मगर कंफ्यूज करने का बहुत कुछ था। तुम इससे पहले कि जितने भी देखेंगे ना एमसीक्यूज, 2-3 लाइन के क्वेश्चंस होते थे, जैसे तुमको आज दिखाया ना मैंने, इससे पहले वही क्वेश्चन हुआ करते थे वैसे, है ना। और कुछ तो अपने मॉड्यूल में से आए हुए क्वेश्चन ऐसे थे, मगर इस साल उसने कहां से सोच के आया था, है कि नहीं, उसने सोच के रखा था भैया पूरे बदला लूंगा मेरी बेइज्जती का, बोले पिछले साल, और उसने भैया इतना प्यारा क्वेश्चन बना के दिया। कुछ खास नहीं है, देखो एक तो ऐसी चीज है उसमें से कि भाई आप बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते, वो बस रखी हुई वहां पे आपको भटकाने के लिए। बोले कैसा, देखो इसने क्या बोला, थोड़ा बहुत अगर डायरेक्ट इस पे भी ध्यान दूं मैं, तो यहां ये दिया हुआ है, out of the balloon depends on R and T S. A balloon is made up of a material of surface tension S and inflation outlet from the gas is filled. It has area 8 is filled with a gas of density rho. It takes a spherical shape of radius R. When a gas is allowed to flow freely out of it, its radius R changes from capital R to small r in time t. अच्छा, T stands for time. If the speed of the gas coming out of the balloon depends on R S. अच्छा ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि स्पीड जो है डिपेंड करता है बलून पे एज R रेज टू पावर A। स्पीड ऑफ द बलून डिपेंड्स ऑन R का पावर A, पहली बात। दूसरी बात,
ये दूसरे इस पर देखो कि टाइम जो है वो डिपेंड करता है, टाइम जो है वो डिपेंड करता है एज सरफेस टेंशन का पावर अल्फा, एरिया का पावर बीटा, डेंसिटी का पावर गैमा और रेडियस का पावर डेल्टा। ये वाला पार्ट तो तुम निकाल ही नहीं सकते, ए की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते। कई लोग बच्चे इस टेंशन में आ गए कि भैया मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा, है ना? क्यों नहीं निकाल सकते? लेफ्ट में क्या है? वेलोसिटी। और राइट साइड में क्या है? डिस्टेंस है। वेलोसिटी कभी डिस्टेंस के बराबर नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज है यहां पर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड की गई और जो आपको बताई नहीं गई, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी गायब है। बोले फिर ये क्यों दिया? जबरदस्त, वो आपको बताया नहीं, आप तो ए की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो फिर आंसर कैसे पता चलेगा? तुम देखो, T स्टैंड्स फॉर टाइम, इसका डायमेंशन क्या आएगा? T1। S स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का याद है किसी को? F अपॉन L, फोर्स अपॉन लेंथ, यानी M1 L0 T - 2, M1 L0 T - 2, इसीलिए बोलते हैं डायमेंशन से याद होना जरूरी है। पावर अल्फा, एरिया का डायमेंशन L2, पावर बीटा, डेंसिटी का डायमेंशन M1 L - 3, पावर गैमा, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, L1, पावर डेल्टा। हो गया। सेकेंड स्टेप, पावर को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इसी रहने दो, M का पावर अल्फा, T का पावर -2 अल्फा, L का पावर 2 बीटा, M का पावर गैमा, L का पावर -3 गैमा, L का पावर डेल्टा, है ना? अब आगे क्या? मल्टीप्लाई करो, अगर सेम बेस है तो पावर को ऐड करो, अल्फा, हाँ ये हो जाएगा M का पावर अल्फा प्लस गैमा, सॉरी गैमा गैमा गैमा, L का पावर 2 बीटा -3 गैमा -3 गैमा प्लस डेल्टा, T का पावर -2 अल्फा, है ना? ओके चलो ठीक है, मान लिया। सबसे पहले T है यहां पर, T है यहां पे, वहां T है, देखो गौर से लिखना विखना सब बाद में बेटा, इधर ध्यान दो। यहां T है, वहां T है, यहां T का पावर 1, वहां T का पावर, इक्वेट करो, तो यानी अल्फा का पावर -1/2 है कि? अगला, यहां M का पावर क्या है? अल्फा प्लस गैमा, ठीक है। यहां M, अरे सर M है ही नहीं मतलब 0 है, ठीक है, तो गैमा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा, यानी गैमा इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? +1/2, +1/2। अब चेक करो ऐसा कौन सा है जिसमें अल्फा -1/2 है और गैमा +1/2? नहीं, -1/2 +1/2, कौन सा आ रहा? 4, बस मामला हो गया था। बाकी चीज तुम ना डिटरमाइन कर सकते ना करना था, वो 2 के बेसिस पे पता लगाना, बाकी सारी चीजें तुमको भटकाने की। बात समझ में आई? ये था जेई का लेवल। ले घूमियो वाला मामला, ठीक है। लोग टेंशन में कि साला मैं डेल्टा कहां से निकालूं, डेल्टा निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही, है ना? बीटा कहां से निकालो? अगर तुम एल को इक्वेट करेंगे तो देखो एग्जांपल करो, एल को इक्वेट करो तो ट्वाइस ऑफ बीटा -3 टाइम्स ऑफ गैमा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तुम बोले भैया गैमा की वैल्यू डाल दो, तो डाल देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ बीटा -3/2 प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 3/2। अटक जाएंगे, यहां आके अटक गए कई लोग, बच्चे यहां आके अटक गए। अब आगे क्या? इनको ये समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है, यहां जाके वो अटक गए।
और कई लोग इसी बीच सोचने में, अरे कैसा कैसा है, इतना सोच रहा क्यों, दो देखना मैच करके हो गया क्या? कभी कभार एक भी मैच करके हो जाता, दो मैच करके देखो हो गया ना, हो गया, बात खत्म, आगे निकलो, है ना। मगर लोगों ने इसमें बर्बाद किया है। तुम पहले सोचो, पूरा पढ़ना, समझना, एग्जीक्यूट करना कि क्या करना है, ये सब चीजों में कितना टाइम लगा होगा। इसीलिए बोला गया इस साल किसी ने अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े बड़े आए थे। आया समझ में आपको? लिख लीजिए। पढ़ा है, बस इतना बोलोगे सर बस ना, और कितना पढ़ाओगे। तो चौथा, टू ऑब्टेन कन्वर्शन फैक्टर of given physical quantity, ये आखिरी इसका एप्लीकेशन। टू ऑब्टेन कन्वर्जन फैक्टर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर मालूम करना। क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर? जैसे कि मान लो एसआई सिस्टम में मास को आप किलोग्राम से डिनोट करते हैं, सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम से डिनोट करते हैं। और अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1000 से, 10 का पावर 3। तो मास का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 10 का पावर 3, 1000। वहीं एसआई सिस्टम में लेंथ को काहे से नापा जाता है? मीटर, है ना। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को काहे से नापा जाता है? सेंटीमीटर। और चलिए मुझे एक बात बताइए, फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। तो लेंथ का कन्वर्जन क्या फैक्टर है? 100। तो आप देख सकते हैं कि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर अलग अलग है। मास के लिए 1000 है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, इसीलिए फोर्स के लिए कुछ और होगा, है ना। फोर्स को एसआई सिस्टम में क्या बोलते हैं? न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं? डायन, है ना। तो 1 न्यूटन कितने डायन्स के बराबर, ये देखना पड़ेगा। एसआई सिस्टम में एनर्जी के लिए यूज किया जाता है जूल, सीजीएस सिस्टम में किया जाता है अर्ग्स। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर, ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऑब्टेन कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम SI टू CGS। SI में से CGS में कन्वर्जन फैक्टर निकालो आपके फोर्स का। तो चलो ठीक है, लेट फोर्स का SI सिस्टम में क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x डायन, है ना। 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डायन। तो ठीक है, ये देखो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। डायन किसका यूनिट है? फोर्स का। दोनों फोर्स का है, बस ये काय में है? एसआई में, ये क्या है? सीजीएस में। तो क्योंकि ये फोर्स का ही है तो मैं यहां इसके डायमेंशंस लिखूंगा, m1 L1 T - 2 x मल्टीप्लाई बाय m1 L1 T - 2। ओके बेटा, पहले आप देख लो, बाद में लिखना। यहां पर मैं सफिक्स 1 लगाने वाला हूं फॉर एसआई सिस्टम और सफिक्स 2 लगाने वाला हूं फॉर सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम के लिए क्या लगाऊंगा? सफिक्स 1, क्योंकि ये डायमेंशन आपका फोर्स का ही है, मगर ये कौन सी सिस्टम में? एसआई। तो 1 1 1, ये भी डायमेंशन फोर्स का ही है मगर सीजीएस सिस्टम है। तो भैया 2 2 2, समझा? अब आगे क्या? x को छोड़ो एक साइड, बाकी इसको उधर लेके आ जाओ। m1 L1 T - 2 1 1 1, ये नीचे आएगा m1 L1 T - 2 2 2 2। आया समझ में? अब करो रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब मास एक जगह, लेंथ एक जगह, टाइम एक जगह। बोले कैसे? तो मास m1 अपॉन m2, पावर दोनों का क्या है? 1, तो कॉमन में दे दो 1। लेंथ L1 अपॉन L2, पावर दोनों का क्या है? 1।
T1 अपॉन T2, पावर दोनों का क्या है -2। अच्छा ठीक। अब अगेन मुझे ये बता M1 क्या है, M क्या है, मास। मगर 1 लगाया हुआ वो क्या बता रहा है कि मास इन SI सिस्टम। मास इन SI सिस्टम क्या होगा भैया, किलोग्राम। M2 क्या है, मास मगर इन CGS सिस्टम, उसका यूनिट डाल दो ग्राम, पावर 1। अच्छा, लेंथ मीटर और CGS में सेंटीमीटर, पावर 1। टाइम सेकंड, सेकंड पावर क्या आ जाएगा बेटा -2। आप बोलेंगे सर वो सेकंड सेकंड तो एक ही है ना, कैंसिल हो जाता, तो बचेगा क्या यहां पर 1, और 1 का पावर -2, 1 का कुछ भी पावर दो क्या रहता, अरे बोलो भाई क्या रहता, 1। 1 का कुछ भी पावर दोगे 1 ही रहता, तो ये 1 ही रहेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, देखो x इज इक्वल टू, ऊपर क्या था किलोग्राम, करो कन्वर्ट ग्राम में, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। वो क्या है मीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1। देखो गया 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 गया, क्या बचा 10⁻³ 10⁻², यानी क्या हुआ 10 का पावर 5। यानी इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डायन के बराबर। 1 न्यूटन 1 लाख डायनों के बराबर। 1 लाख डायन, एक डायन से घबराहट कितनी होती है कि नहीं? बड़ा समझ में आया देखो, तेरी शादी नहीं फिर भी तेरे को समझ में आ गया। हाँ ए भाई शादी हो गई मतलब, अरे भाई फिर से भूल गया पॉज करना यार। तो भैया कहने का मतलब 1 न्यूटन 1 लाख डायन के बराबर। 1 न्यूटन बोलो कितना भारी, तभी लोग फिजिक्स से भागते है ना। तो वही समझ में आया तरीका क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मेरे को किसी ने एनर्जी का पूछ लिया, एनर्जी का पूछ लिया, तो 1 जूल x अर्ग्स के बराबर, अर्ग अर्ग है ना। तो मैं बोलूंगा उसका डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का, m1l2 t-2, m1l2 t-2, m1l2 t-2। आया बेटा समझ में, सफिक्स 1 1 1 2 2 2। अब x को छोड़ के इसको इधर लेके जाओ, तो m1l1 t-2 m1l2 t-2 m1l2 t-2 आएगा, सफिक्स 1 1 1 सफिक्स 2 2 2। बस यहां पावर 2 आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। तो ये किलोग्राम ग्राम्स मीटर सेंटीमीटर 10 का पावर 2 ये कट जाएगा पहले ऐसा, 10 का पावर 3 पावर 1 10 का पावर 2 और यहां पर आएगा पावर 2। तो वो ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 का पावर 3 पावर 1 10 का पावर 2 पावर 2। तो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 4 10 का पावर 7। तो फिर आप बोलेंगे 1 जूल 10⁻7 अर्ग्स के बराबर। आई बात समझ में आपको। तो यहां हम लोग ने देखा आपका इस चीज का, और आखिर में ठीक है इतना लिख लो पहले, मैं 1 2 सेंटेंस लिखा दूंगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ओरली बोल दूंगा।